बच्चों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो जरा, रेस्पिरेशन में कुछ स्पॉटलाइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो रेस्पिरेशन क्या है उसी को समझेंगे, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक, ये दोनों के टॉपिक को समझेंगे। फिर जानेंगे लेंटिकल्स, ये सब छोटे छोटे मतलब वर्ड्स हैं जिसके बारे में पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। लेंटिकल्स क्या होते हैं, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग की बात करेंगे, फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहला पॉइंट रेस्पिरेशन है क्या, तो ध्यान से समझना। ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बोले या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबकी बॉडी की बात करते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबके अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं, यस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी जस्ट इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलते हैं, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। उनमें से एक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो थोड़ा थोड़ा लिख लिख के समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिख दे रहे हैं, चलो मेटाबॉलिज्म नहीं लिख रहे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिख रहे हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और एनाबॉलिक, ओके। तो ये दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। देखो जरा, ये जो लिविंग बीइंग्स के अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं वो जनरली दो ही टाइप के होते हैं, या तो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर दें, या बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर के छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दें, ठीक है। तो यही दो टाइप के ही होते हैं जनरली, इसके बिहाफ पे टूटने के हिसाब से, यानी कि कार्बन के ब्रेकडाउन के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, या तो जुड़ेगा या टूटेगा। तो देखो जरा, अगर कैटा मींस याद रखो कट से, कट होना, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में अगर कट हो रहे हैं तो उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। एक मिनट, तो कैटाबॉलिक यानी कि जब कोई बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, तो इस टाइप का अगर रिएक्शन कहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब जरा रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूं, बात की बात अभी करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन जो है ये है कुछ इस प्रकार से, C6H12O6, जिसको बोलते हैं क्या, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो अभी बात की बात है। ऑक्सीजन हम लोगों ने जो अंदर ले गई रेस्पिरेशन के दौरान, नहीं ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गया, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है फूड को कंप्लीटली और ब्रेक करता है किसमें, देखो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक किया जाता है तो 6CO2 6H2 और एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। सही बात है। तो ये रेस्पिरेशन में बताओ, बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा सा है, जरा देख लो स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO COH H CHOH COH H COH H CH2OH, देखो 1 2 3 4 5 6 C6H12O6, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है ग्लूकोज, और जब टूटा है तो बना क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर ये रहा। बताओ, इतना बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतना छोटे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया। तो वही कहने का मतलब है, जब बड़ा सा लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अभी जस्ट इसी का उल्टा कर दें, अब इसको इरेज करना पड़ेगा, एक मिनट। तो ये है क्या, ये है क्या, रेस्पिरेशन, ये है रेस्पिरेशन। अगला मैं लिखने जा रहा हूं फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो कि उसके बाहर, उसको बाहर से मिलता है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेके जाता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो कि उसके रूट से निकाल के लेके जाता है। फिर ऊपर सनलाइट का प्रेजेंस होता है, HNU, यहाँ सनलाइट नहीं लिख रहा हूँ, छोटा जगह है तो HNU लिख दिया, और क्या रहता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसके बाद से ये जो कन्वर्ट होता है किसमें, C6H12O6, जिसको कहते हैं कि ये अपना खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करता है, यही है C6H12O6। क्या बन गया, ग्लूकोज, ओके। प्लस क्या निकलता है,
ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बताओ छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया, ठीक है, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो इसको बोलेंगे देखो एनाबॉलिक। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से एनर्जी को रिलीज कर देना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोगों से यहाँ पे बात करी जाए कि हम लोगों को खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो ऐसी बात नहीं है। खाना खाने से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ये फूड जब हम लोग गेन करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस का पहला न्यूट्रिशन, ठीक है, तो न्यूट्रिशन जब करते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक, जैसे देखो न्यूट्रिशन जब हम लोग करते हैं तो हमको क्या होता है, फूड हम लोग जो खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद लास्ट में क्या बनता है, C6H12O6। अब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग ले जाते, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हम लोग नहीं ब्रेक करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक होता है, वो भी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक होता है 6O2। अब इसको जब ब्रेक करते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या होता है, एनर्जी। यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट, अब ये बताओ C6H12O6 आया कहाँ से। तो ये हम लोग जब न्यूट्रिशन करते हैं, यानी फूड अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो उसको जब डाइजेस्ट किया जाता है तो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है ये ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में इंटर हुआ, फिर हम लोगों को जरूरत होती है इसको ऑक्सीडाइज करने की, यानी ब्रेक करने की। ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वो आएगा कहाँ से, ब्रीथिंग से। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो यहाँ पे फिफ्थ प्रोसेस, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, यानी ब्रीथिंग से हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या पहुंचता है, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी के बाद फिर कहाँ जाता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ, एल्वियोली में। एल्वियोली में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्या, ब्लड कैपिलरीज। उन ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, ढेर सारा जो सेल रेस्पिरेशन करके क्या निकाला है, CO2, उसको लेकर के आते हैं, ढो ढो करके तुरंत इसमें ठूसते हैं, वहां से ऑक्सीजन को लेकर के फिर निकल देते हैं बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑक्सीजन को। ठीक है, तो वही हिसाब किताब है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम उसी ब्लड का ही होता ही है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज बड़ा हेल्प करती हैं, क्योंकि उसी के थ्रू इनटेक और मतलब बाहर डिफ्यूजन किया जा सकता है बड़ा आसानी से। तो ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली में, वो बात की बात है, अभी समझेंगे। जब हम लोगों ने फूड को डाइजेस्ट किया तो ये न्यूट्रिशन में ये मतलब उसका मिला हमको न्यूट्रिशन। ठीक है, हमको ग्लूकोज के फॉर्म में वो मिल गया, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर्ड भी रहता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज मिला। अब इस ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है, ब्लड में फिर से मिक्स कर दिया जाता है, ब्लड ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे सेल्स को। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन, ये एक सेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होता है ना कि बाहर होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, यानी इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो ये कहाँ से मिला सेल को, ये हम लोगों ने जो डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद जो ये ग्लूकोज बना है, इसी ग्लूकोज को ब्लड में मिलाया गया, ब्लड फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ब्लड इसको भी लेके जा रहा है, इसको भी लेके जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे उसमें एकदम रिलेट कर देंगे, यानी हम लोग जितने लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सारा जब पढ़ लोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिकली, मतलब कहते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन के द्वारा C6H12O6 ये मिला हमको। ठीक है, वो ब्लड ने ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे सेल्स को। अब सेल लेकर बैठे हुए हैं, कह रहे भैया हमको ऑक्सीजन मिलेगा तब हम ब्रेक कर पाएंगे, अब ऑक्सीजन लेके आओ, फिर ब्लड कार्ड को या फिर लाते हैं, फिर पहुंच गया कहाँ पे, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सांस लेकर के हम लोग जो पहुंचा रहे हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो गया है, एल्वियोली में पहुंचा, टंकी है थे हवा वाली, वो है क्या, एल्वियोली। तुरंत ब्लड पहुंचा और एल्वियोली के पास कहा भी हमको ऑक्सीजन चाहिए, कहा ठीक है लाओ। जो बाकी लोगों ने रेस्पिरेशन किया था उससे CO2 निकला था, वो लेकर के पहुंचा, CO2 दिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेकर के पहुंचा दिया किसके पास, सेल्स के पास। अब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंच गया, अब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, और ब्रेक करने के बाद क्या बन रहा है, 6CO2 6H2 और एनर्जी। तो यही मतलब है, ये है, इससे हमको क्या मिला, एनर्जी मिला। ये फूड जो था उससे एनर्जी नहीं, अगर कहा जाता कि फूड से एनर्जी मिलता है तो हमको चलने के लिए, हर एक कदम चलने के लिए एक एक चीज़ खाते रहना पड़ता। पता चला एक कदम चले, सेव खा लिए, तब तक एनर्जी खत्म, फिर खा रहे हैं एनर्जी, जब तक खा रहे हैं तब पेट्रोल वाला हिसाब किताब, जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलेगी, वही हिसाब किताब है। हर एक स्टेप चलने के लिए खाते चलना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो खा लेते हैं, खा के फिर 2-3 दिन ना खाएं तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसके इस फॉर्म में बना लिया है। अब हमको एनर्जी, हाँ, लेकिन अगर सांस नहीं लोगे तो चल नहीं पाओगे, कुछ ही दूर चलोगे उसके बाद डेथ हो जाएगी। सही बात है, तो सांस लेना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है एनर्जी के लिए। बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज हम लोगों ने लेके गए हैं, हम लोग जो अपनी बॉडी के अंदर लेके गए हैं, उसको ब्रेक करते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा ही, और एनर्जी हमको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP इसी रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अभी इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे अगले वाले लेक्चर में। इसमें हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, हमको इसमें समझना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये समझना है। पहला वीडियो रहेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पर, ठीक है। तो ये तो बस बेसिक सी बात हुई। अब ये चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों यही रेस्पिरेशन के दौरान करते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी रेस्पिरेशन के दौरान यही सारे प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है। वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो भी डे टाइम में। नाइट टाइम में वो लोग भी रेस्पिरेशन ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ के नीचे मत सोना, भूत धर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं, रात को भूत वगैरह कुछ नहीं आते हैं। वो बस यही है, ऑक्सीजन वो लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं रात को। ऑक्सीजन की उसके चारों तरफ कमी हो जाती है और हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो झकझोर के उड़ जाते हैं सपने में, ठीक है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है, घूंट रहा है, ऐसा कोई बात नहीं होता, ठीक है। तो यही जनरली बात होती है। तो ये हो गया C6H12O6। ओके, तो ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, रेस्पिरेशन तो हो गया, फूड में से एनर्जी को सेपरेट कर देना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, वो भी इस प्रोसेस के द्वारा। अगला क्या है? एरोबिक। ये दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। ये एरोबिक वाला है, ठीक है। अगर फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको बोलेंगे क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होने की वजह से एनर्जी क्या होती है? कम रिलीज होती है। उसमें 38 एटीपी के करीब में लगभग एनर्जी रिलीज होती है, इसमें 2 एटीपी निकलवे करता है। सही बात है, 2 एटीपी के अप्रॉक्सीमेट। अगला क्या है? लेंटिकल्स है। लेंटिकल्स क्या होते हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं। वैसे फिलहाल तो अभी जस्ट उसको एक्सप्लेन करना ही है, पर ठीक है जान लेते हैं। लेंटिकल्स जो होते हैं वो होते हैं क्या? जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन चलता रहता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। सही बात है। तो गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या कहलाता है? स्टोमेटा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज ऑकर करता है, ठीक है। किसी भी प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। CO2 का निकलना, ऑक्सीजन का इनहेल होना, ये सारी चीजें, या ऑक्सीजन को फिर CO2 का निकलना, ट्रांसपीरेशन, यहाँ तक कि ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रो स्टोमेटा, इसका ट्रांसपीरेशन। तो वही है, एक्सेस ऑफ वाटर अगर कोई बॉडी एब्जॉर्व कर लिया है, कोई प्लांट एब्जॉर्व कर लिया है, तो वो इस एक्सेस ऑफ वाटर को निकालता है वाटर वेपर के फॉर्म में, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो वही स्टोमेटा का बड़ा फंक्शन है ये सब। तो वो स्टोमेटा पाया जाता है जनरली सारे प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स की पत्तियों में। बाकी देखो नॉन वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो पूरा बॉडी में पाया जाता है स्टोमेटा बहुत ज्यादा, तो वो पूरे बॉडी में स्टोमेटा पाया जाता है, वहीं से ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स यानी जैसे हो गया तरकुल हो गया, ठीक है, अलग अलग मजबूत प्लांट्स, अमरूद हो गए और सब चीज़ें, तो उनका जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है वो जनरली स्टोमेटा पत्तियों में ही पाया जाता है, या नॉन वुडी प्लांट में पूरे बॉडी में पाया जाता है। वुडी प्लांट्स में नहीं पाया जाता, वुडी प्लांट्स में सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो उनको तो रेस्पिरेशन पूरी बॉडी को करना है, ऐसा तो है नहीं कि पत्तियों में रेस्पिरेशन होगा पूरा पहुंचाएंगे नीचे तक का। तो हर एक पूरे पार्ट्स में होता है, लीफ में भी होता है, स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है, हर जगह रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हाँ, जो ये रेस्पिरेशन होता है स्टेम में वो किसके थ्रू होता है? लेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि रूट्स में भी ऐसे होते हैं, पर लेंटिकल्स जनरली जो होते हैं वो उसके स्टेम में पाए जाते हैं। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में लेंटिकल्स पाए जाते हैं, ना कि स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा खाली पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों के लोअर पोर्शन में ज्यादा पाया जाता है, अपर पोर्शन में भी उतना नहीं, ठीक है। मोनोकोट वाले की बात नहीं, डाइकोट वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी बातें बताने को, पर वो अभी आगे आएगा। तो ये हो गया लेंटिकल्स, याद रखना, ठीक है। लेंटिकल्स जो होते हैं वो वुडी प्लांट्स के स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर करता है, यानी वहां पे रेस्पिरेशन इसके द्वारा होता है, लेंटिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग बोल सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग, जो सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर ऑकर करता है, यानी सेल से इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सांस लिए बाहर ऑक्सीजन गया, बाहर निकल गया, यही कहलाएगा ब्रीथिंग। सेल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है क्या? इनहेलेशन स्टेप, दूसरा होता है एक्सहेलेशन स्टेप। बॉडी के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और सब गैसेस हैं उनको इनहेल कर लेना इनहेलेशन स्टेप कहलाता है, ठीक है। सांस को अंदर ले जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहेलेशन। और सांस को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन कितना अमाउंट में रहता है, बाहर निकलते समय कितना होता है, CO2 कितना रहता है, CO2 कितना निकलता है, सारी बातें करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिर फर्मेंटेशन क्या होता है, कीड़वन क्या होता है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन, जैसा हमने बताया अभी पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वही है, उसका अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाए, जो ग्लूकोज होता है उसका अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो उसके पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनता है।
क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है, एथेनॉल C2H5OH। तो वही है, उसके पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्कोहल का बन जाना और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो होता है यही कहलाता है फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाता है। दारू और वही से बनाई जाती है, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह ले जाके डाल देते हैं, कई दिनों तक उसको सड़ाते हैं, धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। तो ये इतने टर्म्स तो मुझे लग रहा है समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लगभग, पर अब थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। इस वीडियो में 30 मिनट का वीडियो रहेगा, लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 30 मिनट का जो रहेगा वो एनिमल्स की बात करेंगे, उसमें पूरा ही चैप्टर खत्म, दो वीडियो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, नहीं प्लांट्स। देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, समझ में आ रहा है। तो प्लांट्स जो होते हैं डे टाइम में क्या होता है, उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। दिन में वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोसेस क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये कहाँ से आया, एटमॉस्फियर से, किसके थ्रू, स्टोमेटा। ये कहाँ से आया, रूट्स के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस, बताया था मैंने ऑफलाइन में, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब क्या, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन, यानी कि लिक्विड का डिफ्यूजन जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है जनरली। अभी और डीपली बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में अगले वीडियो में, कोई दूसरा वीडियो सोल्यूशन वाले में, ठीक है। फिलहाल तो ये हो गया क्या, 6 CO2, ये कहाँ से आया, उसके स्टोमेटा के थ्रू, एटमॉस्फेयर से उसने अंदर लिया, एक्सचेंज किया, गैसेस का एक्सचेंज किया, उसके द्वारा हुआ। दूसरा क्या है, ये 6H2O कहाँ से आया, रूट से, उसके रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। उसके बाद से क्या होता है, ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट उसको HNO से प्रेजेंट किया जाता है। निचरा क्या, क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, C6H12O6 क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। सही बात है। कई लोग इसको मतलब कि क्या देते हैं, प्लांट इस तरीके से रेस्पिरेशन करता है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन ये नहीं है, ये है का फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना कि रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वो भी सेम टू सेम हमारे जैसा ही, मतलब क्या, C6H12O6 इसी ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जो वो लोग बनाए रहते हैं दिन भर धूपों में खड़ा होकर के, वो तो धूप रहे चाहे छाँव रहे हमेशा खड़ा रहते हैं, तो वही धूप में जो बनाए हैं उन लोग इस ग्लूकोज को, उसको ब्रेक करते हैं। यानी डे टाइम में ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। डे टाइम में क्या होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस, डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। लो, तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या करने लगते हैं, यही C6H12O6 जो इतना मेहनत से उन लोगों ने बनाया है, फिर ऑक्सीजन जो उन्होंने छोड़ा था वही ऑक्सीजन वो ले लेते हैं, या फिर पहले से जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब लेकर के स्टोमेटा के थ्रू या फिर किसी लेंटिकल्स के थ्रू ले करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर 6CO2 6H2O और एनर्जी ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी उनको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए। बाकी जो ये सब है CO2 एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाता है फिर हिसाब किताब। यानी कि रात के समय में ये लोग भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इसी तरीके का रेस्पिरेशन उनका भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि कब होगा, जब सनलाइट प्रेजेंस होगा, यानी कि दिन में। सही बात है, दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है। अब देखो जरा, ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन खाली उनकी पत्तियों में ही होता है। रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है उनकी पत्तियों में भी होता है, रूट्स में भी होता है, और यस स्टेम में भी होता है, ठीक है। तो पहला है क्या, फर्स्ट नंबर आता है रेस्पिरेशन इन रूट्स। बुक सामने रखे रहना, पूरा बुक स्टेप बाय स्टेप बुक के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी नहीं बता रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बातें बता दे रहे हैं, वरना सारी बातें वही बुक से रिलेटेड हैं। तो अगर बुक को पढ़ोगे तो कितना इजी लगने लगेगा, सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस बहुत एक्स्ट्रा हाई लेवल की बातें भी नहीं बोलेंगे, जितनी बातें तुम्हारे बुक में दी हैं उससे थोड़ा सा रिलेटेड करके देंगे, ठीक है। कंटेंट बहुत हाई नहीं रखेंगे, वरना आप लोगों को लगेगा कि आप लोग महान हैं, मतलब हम महान हैं। ध्यान दो जरा। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स,
देखो जरा, प्लांट के हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली लीफ रेस्पिरेशन करती है बाकी पार्ट्स नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन वहाँ से हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, रेस्पिरेशन जो होता है वो पूरे पार्ट्स में होगा, क्योंकि देखो हर एक पार्ट में सेल प्रेजेंट है, सही बात है। सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो जब सारे पार्ट्स में, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट्स में जब सेल प्रेजेंट है तो पूरा प्लांट का हर एक पार्ट क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और हर एक पार्ट को क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, सही बात है। तो वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, वही बात हम लोग करने जा रहे हैं जनरली, ठीक है। यहाँ रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे कहना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट्स, पर ठीक है। रेस्पिरेशन इन रूट्स का क्या मतलब है, देखो जरा, रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, रूट्स के पास भी सेल है, उन सेल के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो ध्यान दो, ये जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं सारे सब्सटेंसेस के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस में अब जो सॉइल है, जो रूट है, रूट के अंदर क्या, रूट के आसपास क्या है, सॉइल है, सारे सॉइल के बीच में क्या पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा। उस स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन इसके रूट के अंदर कैसे जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे बना नहीं पाएंगे फिर भी समझो, रूट्स जो है, अब मान लो सॉइल है आसपास में और रूट्स है, रूट अब उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और CO2 को बाहर करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ये रेस्पिरेशन करता है रूट, तो रूट को रेस्पिरेशन करने के बाद उसके अंदर का ऑक्सीजन जो है, रूट के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कम हो जाता है, और रेस्पिरेशन के बाद बनता क्या है, CO2। तो CO2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो CO2 अंदर ज़्यादा, बाहर CO2 कम, तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ CO2 क्या करता है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। इसी बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद आ रहा होगा, 9th वालों को याद आ रहा होगा फिलहाल। तो ये हो गया क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो अंदर CO2 ज्यादा, बाहर CO2 कम, तो अंदर से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, अंदर ऑक्सीजन कम हो चुका है क्योंकि उसने रेस्पिरेशन कर लिया उस ऑक्सीजन से, तो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज रूट्स में जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है। अब उसके बाद से जो गैस एक्सचेंज हो गई, ऑक्सीजन आ गया है, तो सारे सेल्स ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसके बाद से रेस्पिरेशन शुरू कर देते हैं। तो यानी कि रूट्स के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैस एक्सचेंज हो जाने के बाद तब जाके रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कंप्लीट इस वजह से हुआ। दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन क्या, स्टेम। अब देखो दो टाइप के स्टेम्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो टाइप के स्टेम्स होते हैं, एक होता है नॉन वुडी स्टेम, एक होता है वुडी स्टेम। यानी एक ऐसा होता है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है, सिर्फ पत्ते पत्ते, केले टाइप का, केला का पत्ता देख लो, उसमें पूरा पूरा नॉन वुडी स्टेम है, ठीक है। तो नॉन वुडी स्टेम में तो स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। और स्टोमेटा जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा आराम से हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो वुडी स्टेम्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन की थोड़ी सी टेंशन है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो, ठीक है। तो वहां पर जो पाया जाता है उसका नाम है क्या, लेंटिकल्स, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही क्लियर किया, ठीक है। तो वो लेंटिकल्स पाए जाते हैं वुडी स्टेम में, ठीक है। तो उन वुडी स्टेम में लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो एवरी टाइम ओपन रहते हैं, दिन हो या रात हो हमेशा खुले रहते हैं। दिन, धूप, छांव, बरसात, गर्मी, ठंडी, सब जगह खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है। एवरी टाइम ओपन, तो ये हमेशा खुले रहते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा इजीली हो जाता है, पर लेंटिकल्स के द्वारा उतना इजीली नहीं हो पाता, फिर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी स्टेम में जो रेस्पिरेशन होता है तो पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा रेस्पिरेशन के लिए, तो वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है, लेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये लोग स्टेम जो होते हैं कहाँ से करते हैं, लेंटिकल्स से करते हैं, इनके पास लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हो जाता है तो सारे जो उसके पास आसपास के जो सेल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को फिर से यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन मिला वो लेंटिकल्स के द्वारा मिला। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से हुआ, लेंटिकल्स से। तो रेस्पिरेशन स्टेम में भी हो गया, क्योंकि स्टेम में भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं तो वो भी रेस्पिरेशन करेंगे ही, तो वो लेंटिकल्स के द्वारा ऑक्सीजन उनको मिला। थर्ड नंबर है लास्ट वाला क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन लीफ। और ये सबको पता होगा, दुनिया को पता है, सारी दुनिया को। रेस्पिरेशन इन लीफ कैसे होता है, यानी पत्तियों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जनरली पत्तियां जो होती हैं, अब देखो दो टाइप की पत्तियां होती है, मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ, ठीक है। जैसे मान लो एक पत्ती मैंने बना दिया, द लीफ, 6th का पहला चैप्टर है द लीफ, ठीक है। बहुत ही शानदार चैप्टर, उसको भी पढ़ाएंगे जल्द ही, अब टेंशन मत लीजिए, स्टार्ट हुआ है तो सारा खत्म किया जाएगा। ये जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिप। अगर मिडरिप पूरा एकदम
क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है कि मिड रिब है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पत्ती को। इस टाइप की लीफ को बोलते हैं डाइकोट लीफ। और कोई पत्तियां ऐसी होती है जिसमें मिड रिब होता ही नहीं है, तो उस टाइप की पत्तियों को बोलते हैं मोनोकोट लीफ। तो जो डाइकोट लीव्स होती हैं उनके लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि जो मोनोकोट वाली होती है उसमें अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों में बढ़िया प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है। यानी मोनोकोट लीफ में अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस दोनों में स्टोमेटा पाई जाती है, जबकि डाइकोट वाले में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाई जाती है। तो पर पाई तो जा रही है ना, तो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा हो, जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलो, ट्रांसपीरेशन भी उसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, पत्तियों में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, उन स्मॉल पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? साइड साइड से गार्ड सेल। वो गार्ड सेल क्या करते हैं, जैसे मान लो स्टोमेटा जब ज्यादा मतलब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो स्टोमेटा क्या हो जाती है? खुल जाती है। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल खुल जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा जब ओपन हो जाती है तो गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल जब ओपन हो जाते हैं तो जितने भी पानी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की थी, ट्रांसपीरेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जैसे मान लो कभी कभी वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया प्लांट के द्वारा, तो वो वाटर को क्या करती है? इवेपोरेट कर देती है वाटर वेपर के फॉर्म में। यानी द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये स्टोमेटा जो है ट्रांसपीरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये सब स्टोमेटा हो गया। गार्ड सेल जब वही ट्रांसपीरेशन हो जाता है, वाटर वेपर निकल जाते हैं, तो स्टोमेटा श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है, और गार्ड सेल वापस से क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ये गार्ड सेल। तो ये सारी चीजें हैं, बुक में दी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेस्पिरेशन लीफ में कैसे होता है? तो पहले तो लीफ में रेस्पिरेशन से पहले गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? तो स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। और गैसेस एक्सचेंज एक बार जब हो गया तो जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, हर एक सेल्स जो होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में, सब लोग ऑक्सीजन ले करके और रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। यही प्रक्रिया पूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा तीनों कंप्लीट हुआ, रेस्पिरेशन इन स्टेम, लीफ एंड रूट्स। क्योंकि देखो जितने भी होते हैं पार्ट्स, प्लांट के जितने पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, सबके पास क्या प्रेजेंट है? सबके पास प्रेजेंट है सेल्स। और हर एक सेल में क्या होना है? रेस्पिरेशन। और हर एक सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो वही ऑक्सीजन कैसे कैसे आ रहा है, यही मैंने बताया। रूट्स में जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आता है, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा आता है। दूसरा क्या? स्टेम में लेंटिकल्स जो होते हैं, लेंटिकल्स के द्वारा आता है, ठीक है। और जो स्टेम होता है, इसमें जो लीफ होता है उसमें क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा के द्वारा इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। जब गैसेस एक्सचेंज हो गए हैं तब रेस्पिरेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, या बेसिक फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। वो सब हम लोग समझेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। 30 मिनट का वो भी वीडियो रहेगा, और उसमें पूरा मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, तो उसको जरूर से देखेंगे, ठीक है। बाकी आई होप इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई अगर छोटा मोटा डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।